स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, है ना, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। जब चार्ज एरोमेटिक लूप का पार्ट है, यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो ये नेगेटिव चार्ज पर एटम, चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगले सेशन में डियर स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट टाइम पे हम स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर रहे थे, एल्कीन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चंस और लाइक स्टेबिलिटी कंपैरिजन का करेंगे, फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कई सारी चीज़ें आज होने वाली हैं। तो मेक श्योर क्या सेशन को तो देखना ही है आपको, है ना, लेकिन ध्यान से एक एक चीज़ को नोट करना है अच्छे से, है ना, बढ़िया नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं उसी से ही, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी से। लेट अस स्टार्ट विद दैट। ओके, let us start with the first few questions. देखो यहाँ पे क्या है ना, हमने देखा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, याद है ना आपको रूल्स, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, एरिया याद है ना आपको, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव एंड एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल। बाकी यहाँ देखो सिर्फ क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी पे इंडक्टिव का तो कोई मतलब है ही नहीं, रोल ही नहीं है इसमें, है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यस, यहाँ पे कितने अल्फा एच आ रहे हैं, 6 अल्फा एच आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो भाई ये तो लीस्ट स्टेबल है ही, सी तो लीस्ट स्टेबल है। अब इन दोनों में देखना है, तो ध्यान से देखो, आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई ये क्या होता है, दिस इज सिस, और ये क्या होता है, ट्रांस, है ना। सिस के अंदर क्या होता है, ये जो दोनों मिथाइल हैं, दीज टू मिथाइल्स आर ऑन द सेम साइड, पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दीज टू मिथाइल्स आर ऑन द सेम साइड, लेकिन यहाँ पे दोनों मिथाइल अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं। तो सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इज इट क्लियर टू यू, ट्रांस, ऑब्वियसली ट्रांस। तो एबीसी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कौन जीतने वाला है, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कंपैरिजन किया। जल्दी से करो नेक्स्ट क्वेश्चंस, ट्राई आउट द नेक्स्ट वंस। देखो इन दोनों में क्लियरली दिस इज बेटर, अल्फा एच इसमें ज्यादा आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 8 है, और यहाँ कितना है, मात्र 1, तो दिस इज बेटर, ये बेटर है, क्लियर है। ये करो भाई 3, ओके एवरीवन, ध्यान से देखो, इसमें पाई और पाई रेजोनेंस कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, तो ये बी तो गया। अब बचा कौन सा, ए एंड सी। अगर हमारे सामने ए एंड सी है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो रेजोनेंस के साथ अल्फा एच काउंट कर लो, ये हुए इसके अल्फा कार्बन, कितने अल्फा हैं, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, मतलब एच, तो 8 अल्फा एच, यहाँ पे आइए काउंट करते हैं, 8 + 3 11 अल्फा,
तो रेजोनेंस के साथ 11 अल्फा एच है, तो ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है डियर स्टूडेंट्स। तो एबीसी में क्या आएगा? यस, सी वेस्ट है, सी ए बी, दिस इज द ऑर्डर। अब देखो इसके बाद नेगेटिवली चार्ज पीसी भी आ चुकी है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पीसी है, तो दिमाग लगाना क्या क्या होगा, क्या क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, है ना। देन वी विल मूव फॉरवर्ड, फिर हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ट्राई इट आउट प्रॉपरली। डियर स्टूडेंट्स, बताओ बताओ। देखो यहाँ पे दोनों में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, सब बढ़िया है, रेजोनेंस यहाँ काफी कर रहा है। लेकिन पता है यहाँ 5 RS बनेंगे तो यहाँ भी 5 बनेंगे, अगर बना के देखोगे तो। पहली चीज, यहाँ जो 5 के 5 बनेंगे वो पांचों के पांचों क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। याद है ना आपको, इक्विवेलेंट में क्या होता है? चार्ज पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इन दोनों में बेटर कौन सा है? ये एनी हाउ। याद है ना आपको, क्वासी एरोमेटिक व्हेन चार्ज इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक लूप। जब चार्ज एरोमेटिक लूप का पार्ट है तो इन सबका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में बहुत अच्छा होगा। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो दिस इज मच बेटर देन दिस, इसका स्टेबिलिटी बहुत बेहतर है। इन दोनों में क्लियरली द स्टेबिलिटी इज दिस, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। गॉट इट? रीजन समझना, रीजन क्या है भाई? देखो रीजन ये है, ये जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे एक ही सी डबल बॉन्ड ओ का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर यानी -m इसको स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो ये नेगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, उधर भी कर रहा है, यानी इससे क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इट विल बी मोर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो ज्यादा फैलेगा, एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन पे फैलेगा, तो पर एटम चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पर एटम चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो दिस इज मच बेटर, दिस इज मच बेटर। यहाँ पे देखिए इन दोनों में कंपैरिजन करना है आपको, थिंक अबाउट दिस, इन दोनों में विच इज बेटर, क्या है इसमें बेहतर, सोचिए इसके बारे में, थिंक अबाउट इट। यस, इन दोनों में दिस इज बेटर। देखो यार, H का इंडक्टिव तो 0 मानते हैं, मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनर, रेजोनेंस दोनों में ही हो रहा है, तो फर्क किस चीज का है? इंडक्टिव का। H का हम 0 मानते हैं, याद है ना आपको। तो मिथाइल इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और डोनेटिंग नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे? डिस्टेबलाइज करेंगे। डोनेटिंग ग्रुप्स विल डिस्टेबलाइज दिस नेगेटिवली चार्ज पीसी, है ना। ओके, चलिए जिंदगी में आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन इन द लाइफ, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यस, ये मल्टीपल केसेस हैं। एक बार यहाँ पे CH3 CN C ट्रिपल बॉन्ड C NO2 Cl OCH3, आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। याद रखना, नेगेटिव चार्ज जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होंगे, नेगेटिव चार्ज उतना ही क्या होगा? स्टेबलाइज होगा, उतना ही ज्यादा वो स्टेबलाइज होगा, ठीक है। ABCDEF इस तरह से मान लेना।
देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। पहली चीज यहाँ पे जो CH3 है ये क्या शो करता है, +H, ठीक है। ये OCH3 का आपको देखते ही पता होना चाहिए, इसका मेन डोमिनेटिंग फैक्टर +M है, तो ये दोनों नुकसान करेंगे। नुकसान ये ज्यादा करेगा क्योंकि +M इज अ पावरफुल इफेक्ट एज कंपेयर टू H, है ना। तो O के लोन पेयर्स की वजह से रिपल्शन होता है जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता है। याद रखना, रेजोनेंस करके नेगेटिव चार्ज विल अपीयर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जिन पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आता है, याद रखिए जिन पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आता है वहां किस तरह का ग्रुप लगा हुआ है वो मैटर करता है। अगर वो डोनर है तो नुकसान है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो फायदा है। ABCDEF में सबसे बेहतरीन अगर कोई है तो सबसे बेहतरीन कौन है बता सकते हो? यस, बेस्ट तो देखो इसमें NO2 है। NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर सबसे पावरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD में D के बाद B के बाद B के बाद C के बाद E के बाद A के बाद F, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला पावरफुल प्राणी कौन है? NO2 है। NO2 के बाद कौन होता है? साइनाइड होता है। साइनाइड के बाद क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। फिर कौन होता है? यस, फिर होता है हेलोजन। हेलोजन का डोमिनेटिंग क्या होगा? -I। तो भाई -I और -M में पावरफुल क्या होता है? रेजोनेंस इज मोर पावरफुल ना, ठीक है। यहाँ पे पोजीशंस देखिए, यहाँ पे जब ये नेगेटिव चार्ज ऐसे रेजोनेंस कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। जब ये यहाँ पे आएगा तो इस NO2 का -M यानी रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे भी करेगा, यानी कॉन्जुगेशन होगा तभी तो रेजोनेंस होगा, नहीं तो रेजोनेंस ही नहीं होगा। इसीलिए जब यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे आया, तो इस NO2 का -M तो लगा, लेकिन इस NO2 का सिर्फ -I लगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं, मेटा पे नेगेटिव आता ही नहीं है। यानी ये फायदा तो करेगा लेकिन उतना फायदा नहीं करेगा जितना वो NO2 करेगा जो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। बात समझ में आई आपको? दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से इसको किया जाता है ना। तो इन दोनों में द बेटर वन इज दिस, ये बेटर है ना। ओके, चलिए जिंदगी में आगे चलते हैं। नाउ लेट्स डू मोर क्वेश्चन। देखो यार, अब हम अगली जो चीज करने वाले हैं वो करने वाले हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हेडिंग लगाओ जल्दी से। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इसका कंपैरिजन ये होता क्या है आइए देखते हैं। HOH, शॉर्ट में इसको HOH बोलेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है डियर स्टूडेंट्स, ये है क्या, व्हाट इज दिस। तो आइए देखें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एल्कीन है, ये एल्कीन है और इस एल्कीन में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, ये हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया। हाइड्रोजन जब ऐड होता है ना तो पता क्या होता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है और सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, है ना। तो एज यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो टूट रहा है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट गया और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गए, है ना। तो ये बताओ, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। लाइफ का उसूल है, ठीक है। तो बॉन्ड बनना इज क्वाइट रिलैक्सिंग, लेकिन तोड़ना इज डिफिकल्ट होता है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है डियर स्टूडेंट्स। क्या होती है? रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको बोला जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? इट इज एनर्जी इवॉल्व्ड, it is energy evolved when 1 mole of a substance undergoes complete hydrogenation। जब इसका पूरा एक मोल कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, जो एनर्जी निकलेगी उसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक मोल की बात है, एक अकेले यूनिट की बात नहीं है ना। लिख लेना इस बात को, लिखो। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड, इट इज amount of energy evolved, it is amount of energy evolved when, it is amount of energy evolved when 1 mole of a substance, 1 mole of a substance undergoes complete hydrogenation, complete हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एनर्जी निकली, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है।
अब 2 पाई बॉन्ड का अगर मुझे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करना है, कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे पता है आपको? यहाँ लेने पड़ेंगे 2 लेने पड़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब अपने को 2 लेने पड़ेंगे, तो यहाँ से जब वो पाई बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों पाई बॉन्ड टूट गए, तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। यानी जब पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और हाइड्रोजनेशन ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स अधिक होने से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ जाता है। तो लिखो सभी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। बात समझ में आई? यानी अगर हमारे पास सिंपली कुछ ऐसा है और एक दूसरा कुछ ऐसा है, तो इन दोनों में अगर मुझे HOH कंपैरिजन करना है, तो A और B में ज्यादा किसका होगा? B का होगा। किसका होगा डियर स्टूडेंट्स? B का होगा, सीधा। ठीक है, B में 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, बात खत्म। क्लियर है ना? अंडरस्टूड है? ओके, समझ रहे हो क्या? समझ ही रहे होगे, और क्या है ना। अब क्या बताऊं तुम्हें जिंदगी में, तो पहला फैक्टर इसमें देखना होता है हमेशा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नाउ द पॉइंट इज, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? मतलब जैसे कि एक तो हमारे पास है कुछ ऐसा और एक है हमारे पास कुछ ऐसा। अब इन दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है और हमें कंपेयर करना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो देखो समझाता हूं तुम्हें मैं। इन दोनों का जब हाइड्रोजनेशन करते हो, तो हाइड्रोजनेशन करते ही इनका मंजिल सेम है, यानी फाइनल प्रोडक्ट सेम है, यानी फाइनल एनर्जी लेवल सेम है। फर्क किसमें है? इनिशियल एनर्जी लेवल में। इन दोनों के इनिशियल एनर्जी लेवल में फर्क है। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। नाउ लेट अस सी विद दिस। ठीक है, इसमें देखते हैं। देखो यार, यहाँ पे A और B में एनर्जी लेवल ज्यादा किसका है? जल्दी बताओ। A का एनर्जी लेवल ज्यादा है क्योंकि उसमें अल्फा H कम है, तो ये y एक्सिस पे एनर्जी है, और यहाँ पे ये हो गया, कलर चेंज किया जाए थोड़ा, एंजॉय। यस, ये A का एनर्जी और ये किसका है? B का एनर्जी। B का कम है, B की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब जब हाइड्रोजनेशन किया, करने के बाद एनर्जी रिलीज हुई, रिलीज होके मान लो ये पहुंच गया यहाँ पे, पाताल में पहुंच गया। ठीक है, और ये यहाँ पहुंच गया, पहुंचे सेम जगह। अब ये बताओ, तुम ही बताओ, एनर्जी रिलीज ज्यादा किस में हो रही है? हाँ, A में ज्यादा हो रही है भाई। यानी जो लेस स्टेबल होगा, जो लेस स्टेबल होगा वहां एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। लेस स्टेबल में एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, क्योंकि जितना कम स्टेबल है एनर्जी लेवल उतना हाई होगा। एनर्जी लेवल हाई होगा तो भाई रिलीज भी ज्यादा होगी ना। एनर्जी लेवल ज्यादा है, रिलीज भी ज्यादा होगी। तो अगली बात क्या समझ में आ रही है सब लोगों को? HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लेकिन याद रखिए, ये तभी फैक्टर देखना है जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो? सेम हो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल है तभी इस फैक्टर पे जंप करना है। सीधा जंप करोगे तो जिंगलाला हो जाएगा। मतलब जैसे ये देखो, इन दोनों को, इन दोनों में आप क्लियरली देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि भाई यहाँ पे रेजोनेंस है और यहाँ नहीं है, तो स्टेबिलिटी से तो स्टूडेंट इसमें फंस सकता है ना। तो स्टेबिलिटी पे जंप मत करो। तो लिख लो इस बात को, लिखो सभी, HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। HOH is inversely proportional to stability. Inversely proportional to stability, लिख लेना। Use it only when number of pi bonds are equal. Use it only when number of pi bonds are equal. जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल हो तभी इसका यूज करें। ठीक है, अब देखो ये जो चीज बताई ना, ये पुराने क्वेश्चन सारे के सारे सब में वैलिड है। जैसे ये जो तुम्हें यहाँ बताया ना सारे क्वेश्चन, इन सब में सारा कुछ एप्लीकेबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन कराए ना, सारे के सारे एल्कीन की स्टेबिलिटी, ये सारे क्वेश्चन जो एल्कीन वाली स्टेबिलिटी के हैं, सभी क्वेश्चंस में बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, कि भाई यहाँ पे एल्कीन की स्टेबिलिटी का, यहाँ अगर पाई बॉन्ड इक्वल है तो सीधा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, बात खत्म, वहीं पे खेल खत्म। ठीक है, समझ गए? चलो आइए अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक बार कर लेते हैं, है ना। लेट्स डू वन क्वेश्चन। देखिए, मान लीजिए ऐसा है
यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, ठीक है। थोड़ा सा खुद सोच लो फिर मैं बताऊंगा। ए बी सी डी अपने सामने, ए बी सी डी, कंपैरिजन करना है अपने को यार, हमें कंपैरिजन करना है, इसमें सोचना है, ठीक है, किस तरीके से क्या होगा। देखो इनमें ना सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ एक, एक। सी और डी में यानी एच ओ एच जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू ए एंड बी। ए और बी में हाइपर ये हीट ज़्यादा रिलीज होगी, क्लियर है ये बात। अब ए और बी में ज़्यादा रिलीज होगी, ये सही है, लेकिन ए और बी में कंपैरिजन किससे होगा, स्टेबिलिटी से। तो इसमें लेस स्टेबल कौन है, ये, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो यानी ए और बी में ए ग्रेटर देन बी आ गया। एच ओ एच स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं है, स्टेबिलिटी तो बी की ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एच ओ एच कम होगा। सी और डी में पाई बॉन्ड दोनों इक्वल है लेकिन ये लेस स्टेबल है, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज किस में होगी। हाँ समझ गए, यानी ये एक तरह से नई चीज नहीं है, बस अप्रोच नया है, बाकी स्टेबिलिटी वाला कंपैरिजन ही तो हुआ, स्टेबिलिटी वाला कंपैरिजन ही तो हुआ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, इट सीम्स वेरी इजी, इट लुक्स लाइक इट शुड बी लाइक दिस, ये होना चाहिए, लेकिन जिंदगी में हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं क्या, बोलो, अरे बोलो, होती है क्या, नहीं होती है, नहीं होती है भाई। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, व्हाट विल हैपन यहाँ पे इन दोनों में बी सी ए होता है, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड होने के बावजूद इसका जो एच ओ एच है इट इज मोर एज कंपेयर टू बेंजीन। रीजन इसका ये हुआ, रीजन इसका क्या होता है, रीजन इसका ये होता है कि बेंजीन में एरोमेटिसिटी आ जाती है, इनमें एरोमेटिसिटी नहीं है, तो एरोमेटिसिटी की वजह से ये काफी ज्यादा स्टेबलाइजेशन हो जाता है बेंजीन का, क्या हो जाता है, काफी ज्यादा स्टेबलाइजेशन। अब स्टेबलाइजेशन अगर ज्यादा हो गया तो एनर्जी लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, स्टेबलाइजेशन ज्यादा हो गया तो बेंजीन का एनर्जी लेवल डिक्रीज हो गया, और अगर एनर्जी लेवल डिक्रीज हो गया तो भाई एच ओ एच भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। लेकिन ये याद रखने वाला है, इससे क्वेश्चन नॉर्मली आने के चांस नहीं है, लेकिन भटकती आत्माओं की शांति के लिए हम इस तरह के एक्सेप्शन जरूर बताएंगे, आप जानते हो ना, ठीक है। यानी याद रखना अपने जो सेशंस होते हैं, ठीक है, उसमें मैं आपको हर तरह की चीज कराऊंगा, जो भी जितनी भी पढ़ाई जाती है ना ऑर्गेनिक में, एवरीथिंग विल बी टोल्ड, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस में नहीं है वो मैं बता दूंगा कि भाई ये काम का नहीं है, या इसके आने के चांसेस बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो ना। अब इसमें कई स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आता है, फिर सर फिर सारा क्यों कराते हैं, वाई, है ना, उतना ही नहीं कराना चाहिए जितना एग्जैक्टली सिलेबस में है। तो उसका रीजन भी कौन है पता है, कौन है उसका रीजन उसके रीजन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं कि उसका रीजन है टीचर्स के बीच का कंपटीशन, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स का जजमेंट। जब लाइक मान लीजिए किसी एक्स टीचर ने मान लो प्रॉपर विद इन द सिलेबस कराया, ठीक है, लेकिन दूसरे वाई टीचर ने क्या किया, बताओ क्या किया, बहुत ज़्यादा करा दिया, तो जो नया बच्चा है ना वो पता क्या सोचेगा कि वो टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं जिन्होंने ज़्यादा कराया, उनको ये नहीं पता कि असल में हमारी वाट लग रही है, हमें वो चीज़ें भी कराई जा रही हैं जिनका एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है, तो दिमाग में कचरा डल के फ़ायदा थोड़ी होता है ना। लेकिन फिर मजबूरन फिर क्या होगा, फिर सब टीचर्स को पढ़ाना पड़ेगा, तो इट हैपन्स, एक्चुअली इट हैपन्स, ठीक है। लेकिन हाँ अपने अच्छा ये है कि अपन क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें सब कराई जाएंगी, लेकिन जो कम यूज़फुल हैं या जिनके आने के चांसेस कम हैं वो मैं आपके सामने बता ही देता हूँ कि हाँ यार ये आने के चांस कम होते हैं। जैसे ब्रेड स्टूल है, ब्रेड स्टूल के आने के चांसेस काफ़ी कम है, ठीक है, नॉर्मली नहीं आता है, ठीक है। ये जो है ये ऐसे नहीं कि एकदम से आ गया मुंह उठा के, प्योर डेटा बेस्ड है, ये एक्सप्लेनेशन तो दे दिया लेकिन प्योर डेटा बेस्ड है ना। एक क्वेश्चन और आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ साथ साथ, एक्सेप्शंस की बात आई तो ये वाला लिख लो, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ सीपीएम केटैन, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ सीपीएम केटैन,
सीपीएम केटैन की एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी, सीपीएम केटैन की एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। गाइस ये सीपीएम केटैन क्या है? तो देखो यार, ये पर्टिकुलर केटैन ऐसे हैं जो दिखने में कोई खास स्टेबल लगते नहीं है, इनफैक्ट अनस्टेबल की फील आती है इनको देख के, आनी चाहिए नॉर्मली इनको देख के, लेकिन ये अच्छे खासे स्टेबल होते हैं, है ना। नाम सीपीएम कहाँ से है, लिख लेना, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटैन, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटैन। गॉट इट? सही है क्या? अब देखो इसका स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है, बेंजाइल से ज्यादा है इसका, ना ही रेजोनेंस हो रहा है, ना ही कोई खास हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो ऐसी क्या वजह है कि इसका स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है? लेकिन द पॉइंट इज, दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत यहां पे आती है कि भाई स्टेबिलिटी कंपैरिजन के दौरान इससे ज्यादा है, ये तो चलो ठीक है डेटा से मैंने आपको बता दिया, पर किस किस से ज्यादा होगा, क्या हम हमेशा कंपैरिजन कर पाएंगे? नहीं, हर एक का डेटा हमारे पास होना चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। बात समझ में आई क्या? आई? हाँ, तो ये बात है, ठीक है। तो ये मतलब समझ रहे हो ना, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। ओके, लेकिन हाँ स्टिल ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्जाम में नहीं आ सकता, कभी कभी ये किसी किसी एग्जाम में आ जाता है, बिकॉज इट इज क्वाइट फेमस, फेमस बहुत है। लेकिन हाँ नॉर्मली ये क्वेश्चन में अगर आ गया तो समझ जाओ कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, यानी डैडी जी टाइप है, मतलब ये, ठीक है। ओके, नाउ द रीजन, मतलब वाई, ऐसा क्यों है भाई, क्या खास बात है इसमें यार? तो आइए समझते हैं। देखो यार इसका रीजन, इसमें कंसेप्ट काफी नामी है, लेकिन असल में मतलब ठीक है, इस नाम से काफी ज्यादा जाना जाता है, तो मैं भी उसी नाम को यूज कर लेता हूं, ठीक है। डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। आइए देखते हैं, है ना। और इसको एक और नाम भी बोल देते हैं कई बार, सिग्मा पी रेजोनेंस, सिग्मा पी रेजोनेंस, ठीक है। या एक और नाम इसको दे देते हैं, सिग्मा पी कॉन्जुकेशन, सिग्मा पी कॉन्जुकेशन। आपको समझ में आ जाएगा इस सिग्मा पी ये सब क्या है, आइए देखते हैं। और डांसिंग क्यों बोला, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा क्या पूरा ही समझा रहा हूँ। जैसे ये कुछ ऐसा है, अरे यार ये तो अच्छा नहीं बना ठुल, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, खाली ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, ठीक है। थ्री मेंबर्ड रिंग में खास बात क्या होती है कि थ्री मेंबर्ड रिंग में यहाँ पे बॉन्ड एंगल बहुत कम होता है, तो रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप जो होती है वो थोड़ी अमेजिंग सी होती है, वो बनाना टाइप की शेप होती है ऐसी, समझ रहे हो। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इस लाइन के अलोंग नहीं लाई करता है, थोड़ा इसके बाहर की तरफ ऐसे लाई करता है, समझ रहे हो, चांद की शेप में, बनाना शेप में। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है ना। इस शेप की वजह से ये बॉन्ड रिलेटिवली वीक हो जाता है, बॉन्ड रिलेटिवली वीक हो जाता है, कौन से वाला, कार्बन कार्बन, ठीक है। तो ध्यान से आप देखो ये सिग्मा फिल्ड, ये एक तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन है, काफी इफेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन में याद है ना कौन सा बॉन्ड चाहिए होता था, यस, सी एच बॉन्ड फिल्ड, सिग्मा फिल्ड और पी वेकेंट। यहाँ पे सी एच की बजाय कौन सा बॉन्ड हो गया, सी सी हो गया, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन करोगे तो कैसे करोगे वो मैं सिखा देता हूँ। तो जैसे वहाँ सी एच बॉन्ड तोड़ते थे, यहाँ पे किसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने यहाँ पे दिया, ध्यान से देखिए मैंने क्या बनाया, इसका अब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर टाइप से बना दिया। इसमें ध्यान से देखना सभी के सभी, यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है। तो क्या तुम देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पे जो केटैन पहले इधर था, अब ये केटैन चार्ज यहाँ पे आ गया, ये चार्ज यहाँ पे आ गया, इज इट क्लियर टू यू। अब इसमें यही पॉसिबिलिटी इधर से भी कर सकते हैं, अगर यही पॉसिबिलिटी हम इधर से करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होगा, यस, वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। यानी ये जो चार्ज है, ध्यान से देखो, ये सिर्फ एक कार्बन पे नहीं, ये सभी कार्बन एटम्स पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया डियर स्टूडेंट्स। ये सभी कार्बन एटम पे, मतलब जो यहाँ पे कार्बन एटम है, ये वाला इन सब पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया।
और इन सब डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इट बिकम्स हाईली स्टेबल। यानी हाईली स्टेबल होने के रीजन जो है वो ब्रॉडली क्या है, ये शेप बहुत बड़ा रीजन है, जिस कारण इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का ऑर्बिटल जो है उसका एनर्जी लेवल ये यहाँ पे जो p वेकेंट है उसके एनर्जी लेवल से मैच कर गया। एनर्जी लेवल सिमिलर जब होता है तभी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, नहीं तो यहाँ पे क्यों होता है उस तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन। गॉट इट। डांसिंग रेजोनेंस क्यों बोल दिया, डांसिंग रेजोनेंस, वही इमेजिन दिस लाइक अ फेस, इसको फेस की तरह मान लो तुम, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो नाउ यू कैन सी द लेग्स, और लेग्स एक बार इधर है और एक बार इधर है ना, तो यू कैन एज्यूम इट लाइक अ डांसिंग रेजोनेंस, है ना। समझ में आया ना, ये लेग्स इधर है एक बार इधर है, तो ये इसका रीजन होता है ना, गॉट इट। लेकिन अगेन इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनली इट इज डेटा बेस्ड एंड यू कैन नॉट कंपेयर दिस विद एनीथिंग। लेकिन ये आ जाए तो समझ जाओ भाई कि गेम ओवर हो गया, मतलब ये डैडी जी आ गए तो ये जीतेंगे ही। ये लिख लिया ना आपने, लिख लेना सारा ढंग से, है ना। जैसे एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे जितने ये रिंग आएंगे ना उतना स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन जिन पे डीलोकलाइजेशन होगा बढ़ जाएगा। जैसे मान लो ये जो है ना इसमें 3 रिंग आ गई, 3 रिंग आके यहाँ प्लस आ गया, तो इसका स्टेबिलिटी जो होता है ना ये इस पर्टिकुलर क्वासी एरोमेटिक जो ट्रोपीलियम केटैन होता है, ट्रोपीलियम केटैन, इससे भी ज्यादा होता है। इसका स्टेबिलिटी इससे भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा होता है। क्लियर है, बात समझ में आई, लिख लेना इसको। चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। स्टेबिलिटी कर रहे हैं और फिर हीट ऑफ कंबशन पे आएंगे, देन वी विल मूव ऑन टू हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, इसको कर लो, इसको कर लो जल्दी से। देखिए इन दोनों में दिस इज बेटर, पता है क्यों, समझना। यहां पे ये जो पाई बॉन्ड है ना ये डबल बॉन्ड करेक्टर पूरा अवेलेबल नहीं है। यहां पे जो ये लोन पेयर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, और ये वाला नेगेटिव चार्ज भी कर रहा है। अब इसके रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो, यानी डबल बॉन्ड पूरा अवेलेबल नहीं है। तो इस कारण क्या हो गया, रेजोनेंस इसके साथ भी उतना इफेक्टिव नहीं हुआ। And this negative charge will not undergo an effective resonance with this pi bond because this pi bond is already in resonance with this lone pair. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भाई एक्सक्लूसिवली इस pi bond के साथ रेजोनेंस हो रहा है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर का ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। सो दिस इज अ मोर इफेक्टिव रेजोनेंस। इसी को समझने का एक दूसरा तरीका ये होता है कि जब यहाँ रेजोनेंस करोगे ना तो रेजोनेंस करके O पे नेगेटिव ये आएगा, यहाँ पे आएगा, और जब यहाँ O पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे OET, इनके लोन पेयर्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, रिपल्शन। सो दैट इज व्हाई कीटोन के साथ रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होता है, एस्टर के साथ नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं है, दैट इज नॉट मच इफेक्टिव, है ना। चलो जल्दी से अगला सवाल, अगला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से इसको। देखो सिंपल डायरेक्ट करना है, कैसे, यहां एस्टर है और यहां पे कीटोन है, बेटर रेजोनेंस किससे होगा, कीटोन से। लेफ्ट वाला CO तो सेम था, दैट वाज एग्जैक्टली सेम। इज इट क्लियर टू यू? ओके चलो भाई, आई होप आपको आज के लेक्चर में अगेन काफी मजा आ रहा होगा, है ना। मुझे भी काफी मजा आ रहा है तुम सबको पढ़ाते हुए, ठीक है। देखो नेक्स्ट फंडा बात करते हैं, देखो हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन and its comparison, heat of combustion and its comparison, heat of combustion और उसका कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, ये अपने को समझना है। हेडिंग लगा लो जल्दी से, हीट ऑफ कंबशन एंड इट्स कंपैरिजन। हीट ऑफ कंबशन एंड इट्स कंपैरिजन। देखो यार सबसे पहले कंबशन को समझना होगा, तो आइए समझते हैं कंबशन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4 है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको पूरा बढ़िया से बर्न कर दिया। जब CH4 को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, कंप्लीटली बर्न किया, तो उसको बोलते हैं कंबशन। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन के एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटते हैं
और कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 रिलीज करता है, ठीक है, प्लस वाटर वेपर रिलीज करता है। नाउ द पॉइंट इज, ध्यान दीजिए सभी के सभी, CO2 बना, H2O बना, इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है क्योंकि जो बॉन्ड बनते हैं वो काफी पावरफुल बॉन्ड बनते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स आर वेरी पावरफुल ड्यू टू हाई पोलैरिटी, पोलैरिटी की वजह से भी बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। अजीब सा लगता है ना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है लेकिन बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग है, यही लाइफ का उसूल है, ठीक है ना। कई बार अनलाइक जो लोग होते हैं उनमें बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बनता है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, रिवर्स होता है कई बार, हमें लगता है कि जो बिल्कुल सिमिलर है उन्हीं में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कई बार, ठीक है तो यहाँ पे बॉन्ड काफी स्ट्रांग बनते हैं, तो समझ रहे हो। तो व्हाट इज हीट ऑफ कंबशन? हीट ऑफ कंबशन क्या है? देखो, हीट ऑफ कंबशन होता है जब किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का, जब किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का कंप्लीट कंबशन होगा तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी, उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। तो लिखो जल्दी से, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड when one mole of a substance, when 1 mole of a substance undergoes complete complete combustion, ठीक है। देखो यार, बात समझ में आई ना। अब अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए, जैसे यहाँ पे 3 हो गए, तो ऐसे केस में कंबशन प्रोसेस में CO2 मॉलिक्यूल कम निकलेंगे या ज्यादा निकलेंगे, तुम ही बताओ। ज्यादा निकलेंगे ना, ठीक है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन मोर विल बी द CO2 रिलीज्ड, CO2 ज्यादा रिलीज होंगी, तो ऐसे केस में HOC बढ़ जाएगा। यानी हीट ऑफ कंबशन में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लिख लो इस बात को, HOC is directly proportional to number of carbon atoms। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई सारा खेल। बात समझ में आई? अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है भाई, सीधा देखा नंबर ऑफ कार्बन, खेल खत्म। यहाँ पे देखा 3 3 6, यहाँ पे ज्यादा कार्बन है, 3 3 6 और यहाँ 5, ये ज्यादा डन, क्लियर है, लिख लेना इस बात को। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इफ दे आर सेम, तब कंपैरिजन कैसे होगा? तो इफ द नंबर ऑफ कार्बन आर सेम डियर स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हमें ये देखना होगा स्टेबिलिटी वाला सेम फंडा जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में था, यानी HOC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो पहले नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, जैसे पिछले केस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखते थे, यहां पहले नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। इफ दे आर सेम देन कंपेयर द स्टेबिलिटी। तो लिख लो, इफ नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, then compare the stability, और उसके बाद लिख लो HOC is inversely proportional to stability। HOC is inversely proportional to stability। स्टेबिलिटी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई क्या? आई होप ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। गॉट इट एवरीवन? ठीक है। तो हीट ऑफ कंबशन मतलब हाइड्रोजनेशन करने के बाद अब जैसे इसमें देखा, तो इसमें दिस इज लेस स्टेबल में एनर्जी रिलीज क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। पर स्टेबिलिटी में सीधा जंप किया तो गिर जाओगे खाई में, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी गलती मत करना। यानी ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, मैंने हमेशा बताया है, सीक्वेंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कब कौन सी चीज अप्लाई कर रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कब क्या कर रहे हो। बात समझ में आई ना? ठीक है, ओके। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अगली चीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? लेट्स टॉक अबाउट बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ, हेडिंग लगाओ जल्दी से, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ।
देखो यार, सबसे पहले सभी को ये बात तो अच्छे से पता होती है, क्या पता होती है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम्स में जितनी ज्यादा होगी, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, एटम्स को उतना पास आना पड़ेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, है ना। तो बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो न्यूक्लियाई हैव टू कम क्लोजर सो दैट इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द होल स्पीसी। बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पे क्लियरली जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, यानी डबल बॉन्ड करेक्टर हम बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड करेक्टर जितना बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतनी घटती जाएगी। तो ये बात लिख लो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड करेक्टर, बोल सकते हैं पाई बॉन्ड करेक्टर, वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि डबल बॉन्ड के अलावा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड करेक्टर, ग्रेटर द पाई बॉन्ड करेक्टर, पाई बॉन्ड जितना ज्यादा करेक्टर आता जाएगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या होगी भाई बताओ? यस, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती जाएगी। अब इसी को हम बॉन्ड एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर दिस विद बॉन्ड एनर्जी एज वेल। भाई देखो, पहले एक ही बॉन्ड तोड़ना था, अब दो तोड़ने, अब तीन तोड़ने, तो जितने बॉन्ड बढ़ते जाएंगे ओवरऑल, देखो पाई और सिग्मा में तो आप सभी जानते हैं कि पाई बॉन्ड वीक होता है, जानते हो ना, लेकिन ओवरऑल ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा होगी ना डबल से, फिर डबल की सिंगल से ज्यादा होगी ओवरऑल। तो यहां पे बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड करेक्टर। ये पाई बी सी का मतलब वही है ना, समझ रहे हो ना, पाई बॉन्ड करेक्टर। ओके, गॉट इट एवरीवन? सही है ना। चलो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कुछ ऐसा, यहाँ कुछ ऐसा है और यहाँ कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है ए और बी के बीच में, क्या कंपैरिजन करना है? बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना है। जब बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करेंगे हमेशा हम रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में सोचेंगे, याद रखिए, ऑलवेज थिंक अबाउट रेजोनेंस हाइब्रिड, हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में सोचिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, जब ये रेजोनेंस करेगा तो डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ बढ़ेगा, डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी क्या? वो कम थी, मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ए और बी में बॉन्ड लेंथ एक ही ज्यादा है, एक ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्योंकि बी वाले केस में क्या हो रहा है? बी वाले केस में रेजोनेंस हो रहा है। रीजन समझना, रेजोनेंस करके यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो हाइब्रिड में यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, हाइब्रिड में यहाँ क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड है ना। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वही बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना है, बॉन्ड लेंथ है तो बॉन्ड एनर्जी तो कर ही लोगे, है ना। बॉन्ड लेंथ कर लिया तो बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन तो हो ही जाएगा। ठीक है, वही बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करो इन सब में, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। सी एन बॉन्ड्स, कौन सी बॉन्ड? सी एन बॉन्ड्स, है ना, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है ना, ए बी सी, इनका कंपैरिजन करना है यहाँ पे, है ना, इनका कंपैरिजन करना है। ठीक है, मजा आएगा, थिंक अबाउट इट, सोचिए उसके बारे में। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्योरली डबल बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड, 100% डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड होगा बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, है ना। ये स्ट्रक्चर जो दिया है ये रियल नहीं है, ध्यान रखना, रियल होता है हाइब्रिड। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है बताओ?
व्हाट विल हैपन इन दिस? यस, यहाँ तो प्योर सिंगल बॉन्ड है भाई, तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, CBA इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो सारा खेल हाइब्रिड का है। आपको हाइब्रिड में देखना है कि डबल बॉन्ड करेक्टर कहाँ पे क्या है। सिंपल है, हाइब्रिड का सारा खेल है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द हाइब्रिड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस करके ये पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे O पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। हाइब्रिड में यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस की वजह से डिक्रीज हो गया। यहाँ पे जब तुम रेजोनेंस करोगे ना, तो रेजोनेंस करोगे डियर स्टूडेंट, समझना ये चीज आराम से प्यार से समझने की चीज है। रेजोनेंस इसमें ज्यादा है, यानी इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे RS पता है? 3 बनेंगे। इस तरीके से करोगे तो एक और स्ट्रक्चर ये बनेगा। और ध्यान से देखना, आउट ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर्स, इन 3 स्ट्रक्चर्स में से एक में पाई बॉन्ड है, 1/3 में पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर में से एक में पाई बॉन्ड है, यानी यहाँ 50% में पाई बॉन्ड है, यहाँ 33.33% में पाई बॉन्ड है। तो एक तरह से यू कैन क्लियरली सी कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। बात समझ में आई ना? पाई बॉन्ड एक में ही तो आया, बाकी में तो पाई बॉन्ड टूट गया दोनों में। तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? C की, फिर B की, और फिर A की। डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा है A में, फिर डबल बॉन्ड कैरेक्टर A के बाद B में है, और फिर किसमें है? C में डबल बॉन्ड कैरेक्टर लोवेस्ट है, बिकॉज रेजोनेंस का एक्सटेंट बढ़ने से डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज हो गया डियर स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? डन है, ठीक है। तो देखो यार, अब अपने को कुछ क्वेश्चंस, कुछ फंडे, जीओसी में बहुत ही सारी चीजें अभी भी होती हैं, ठीक है, लेकिन वी हैव डन द मैक्सिमम थिंग्स। और अब हम जल्दी से ही एसिडिक स्ट्रेंथ पे आने वाले हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ करते हैं, ठीक है, लेट्स डू इट, है ना। एंड आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा, ठीक है। बस दैट इज इट फॉर टुडे, ठीक है ना। होमवर्क अभी मैंने सही बताऊं तो सोचा नहीं है, तो आप देख लेना, अगर डीपीपी अपलोड हो और वो हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, तो जो जो आपसे हो जाए कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं डिस्कशन कर दूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो गाइज, डन है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।